जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने इस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पर आधारित है। तो वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिन पे की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो पानी का अवशोषण होता है उसको हम जानेंगे। इसके दो टाइप हैं, पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का निष्क्रिय अवशोषण और पानी का सक्रिय अवशोषण। इन दोनों को भी बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यानी विसरण और परासरण। उसके बाद रहेगा एपोप्लास्ट पाथवे। उसके बाद दो टॉपिक और हैं, वो हैं सिम्प्लास्ट पाथवे और रूट सेल, यानी जो रूट सेल होते हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से एक एक करके जानेंगे। तो आइए वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी पानी का अवशोषण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अवशोषण शब्द का अर्थ क्या होता है, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो जाए। तो अवशोषण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को ग्रहण करना या धारण करना, तो इसी को हम अवशोषण बोलते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, मृदा से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे के पूरे जो भाग है उसमें ट्रांसफर कर देती हैं। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक उदाहरण लेके आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो पौधे की जड़ें मृदा में पानी को लेती हैं यानी अवशोषित करती हैं। उसी प्रक्रिया को पानी का अवशोषण कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि मानो ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की जड़ें हैं, जड़ें काफी गहराई तक ये फैली होती हैं। इसमें रूट ईयर्स और रूट कैप होते हैं। ये ध्यान रखना कि जो जड़ें होती हैं उसके सारे भाग पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, केवल रूट ईयर्स और रूट कैप ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करने के बाद एक टिश्यू होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं, जाइलम तक इसको ट्रांसफर कर देती है। जाइलम इसको पूरे जितना भी पेड़ का भाग है उन सब में ट्रांसफर कर देता है। यानी अगर आसान शब्दों में कहें कि जो पौधे जड़ों की सहायता से पानी को ग्रहण करके पूरे एरिया में ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहा जाता है। और रूट कैप और रूट ईयर्स क्या होता है, तो इसको हम एक एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें अगर रूट ईयर्स की बात करें, यानी रूट जो मूल रोम होती हैं, रूट ईयर्स को ही हम मूल रोम बोलते हैं। तो ये जो होती हैं रेशेनुमा संरचना होती है, यानी ये तो बड़ी वाली जड़ हो गई। ये देखोगे आप, ये जो आपको दिख रही है एक बड़ी जड़ होती है। इसमें ये जो रेशेनुमा संरचना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेशेनुमा संरचना है, यही पानी को एब्जॉर्ब करती है। और बात करें रूट कैप क्या होती है, तो हर एक जड़ के लास्ट में, जैसे ये वाला आप शाखा है एक जड़ की, इसके लास्ट में मूल कैप होगा, यानी अगर उसको जिसको हम इंग्लिश में रूट कैप बोलते हैं, वो उपस्थित होगा। इसको अगर एक भाग को अगर हम जूम करें तो ये इस तरीके का दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो पीला वाला एरिया है यही रूट कैप है और यही पानी को एब्जॉर्ब करता है। यानी सबसे अधिक तो ये रेशे करते हैं जिसे हम मूल रोम बोलते हैं, और कुछ मात्रा में ये रूट कैप भी करता है। ये रूट कैप पाया क्यों जाता है, ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है। ये मुलायम होने की वजह से ये मृदा के जो कण होते हैं, मान लो ये कोई मृदा के कण है, इसमें इस तरीके से एंट्री लेगा और ये जो जड़ है उसको आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं तभी इतना बड़ा दिख रहा है। अगर आप इसे रियलिटी में देखेंगे तो आप इसको देख भी नहीं पाएंगे नग्न आंखों से, अगर छोटी जड़ में देखेंगे। हालांकि बहुत बड़ी जड़ में अगर आप देखते हैं तो शायद आपको ये दिख जाए। तो ये मुलायम होता है जिस वजह से ये कणों के बीच में जगह करके जो पीछे वाला एरिया है उसको आगे को जाने का रास्ता बनाता रहता है। अगर ये ना पाया जाए तो जड़ आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, ये जिस तरीके से अगर मान लो मृदा एक कण है और ये नहीं पाया जाएगा तो जड़ है वो आगे बढ़ना ही बंद कर देगी, या तो इस तरीके से मुड़ जाएगी या फिर पौधा कुछ समय के बाद पौधा ही सूख जाएगा। इसलिए रूट कैप का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आप ये याद रखना कि पौधे जो पानी को ग्रहण करते हैं वो कैपिलरी वाटर को ही ग्रहण करते हैं। यानी कैपिलरी वाटर को हम हिंदी में केशकीय जल बोलते हैं, और किसी तरीके के जल को पौधे ग्रहण नहीं करते। केशकीय जल जो होता है वो मृदा के अणुओं के बाहर जो पाया जाता है, और पौधे में जो पानी का ट्रांसफर होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, जैसे हमने यहाँ भी आपको दिया है।
ये जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो पानी का अवशोषण होता है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का अर्थ है पानी का निष्क्रिय अवशोषण और पानी का सक्रिय अवशोषण। पहले इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप शब्दों को समझ जाते हैं तो आप मान के चलो कि 50% आगे की कहानी को आप इजीली समझ जाएंगे। तो जो पैसिव का अर्थ होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और ये एग्जाम्पल हम खुद के ऊपर ही लेते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें कि आप जो सांस ले रहे हैं वो आप एक्टिव तरीके से ले रहे हैं या पैसिव तरीके से ले रहे हैं, तो आप कहेंगे पैसिव तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए किसी प्रकार की सोच विचार या अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम आपसे ये बोलें कि आपको किसी से लड़ाई करनी है, लड़ाई नहीं करनी, अगर हम आपको कहें कि आपको एक आंसर लिखना है, तो अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप वो एक्टिव तरीके से लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको अपना ब्रेन का उपयोग करना होगा, और जब ब्रेन का उपयोग होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप, तो उसी को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। यानी अगर हम इसे जड़ के संदर्भ में देखें तो कहने का अर्थ है कि जो जड़ें होती हैं वो पानी को जब एक रास्ता दें, केवल रास्ता दें, और वो पानी आसानी से उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी उनको ना खर्च करनी पड़े, खाली एक रास्ता दे दें, उसी को हम पैसिव बोलते हैं। और एक एक्टिव तरीके से होता है कि जो जड़ों में जो सेल पाए जाते हैं वो सेल से सेल में ट्रांसफर। अभी हम आगे बात करेंगे इस पे, ताकि आपको ये आसानी समझ में आ जाए, अभी खाली हम ओवरव्यू उसका दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का निष्क्रिय अवशोषण। तो जो हमने डेफिनेशन दी है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस विधि में जो पौधे पानी को ग्रहण करते हैं वो दिन में करते हैं। दिन में क्यों करते हैं? क्योंकि दिन में बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी ट्रांसपिरेशन होता है। इसका क्या कनेक्शन है ये हम अभी आपको बताएंगे। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है उस वजह से पौधे का जो ऊपरी भाग होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल उत्पन्न होता है। वही पुल पानी को ऊपर की साइड में खींचता है, जिससे पौधों में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से पैसिव एब्जॉर्प्शन को हम एनर्जी के बिना ही पानी का अवशोषण करने की एक विधि या प्रोसेस मानते हैं। तो अब इस पे थोड़ा हमें आपको एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाते हैं, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये एक पौधा है, इसमें बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। यानी बाष्पोत्सर्जन का अर्थ है जो पौधे से पानी जो बाष्प के रूप में निकलता है उसी को बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जब बाष्पोत्सर्जन होगा तो जो पौधे का ऊपरी भाग है उसमें पानी की कमी तो होगी ही। जब पानी की कमी होगी तो ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल उत्पन्न होगा। वो ट्रांसपिरेशन पुल क्या करेगा? पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। अब जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो जो जड़ें होंगी वो कुछ नहीं उनको करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे ये मनुष्य है, इसको मान लो कि ये है ऊपर का भाग, यानी पौधे का जो ऊपरी भाग है जिसमें पानी की कमी हो गई है, यानी उसने पानी बाष्पोत्सर्जन की सहायता से बाहर निकाल दिया है। ये गिलास जड़ है। अब ये जो व्यक्ति है ये अपने मुंह से एक प्रेशर जनरेट करेगा। इस प्रेशर को मान लो ये बाष्पोत्सर्जन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल है। अब इस पुल की वजह से क्या होगा? पानी जो इसके पास स्टॉक यानी जो नलकी लगी हुई है इसकी सहायता से ऊपर चढ़ता रहेगा। नीचे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। उस गिलास को किसी प्रकार की क्रिया करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से जब फोर्स जनरेट हो रहा है तो इस तरीके से ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और ये बात ध्यान रखना, जो पौधे होते हैं वो लगभग 96 से लेकर 98% तक जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से ही करते हैं। यानी जो पैसिव एब्जॉर्प्शन की विधि है इसी से करते हैं। ये दिन में क्यों होता है? तो दिन में होने के कारण इसका ये है कि जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो दिन में ही होता है। हालांकि रात में बहुत कमीशन ही होता है, क्योंकि रात में जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद रहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में खुलते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? तो ये पौधे में पाए जाते हैं जिससे पानी बाहर निकलता है। अभी आप इतना ही समझो, आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें हम स्टोमेटा की एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो उससे पानी बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा तो इस वजह से ये सिर्फ दिन में ही होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नहीं है बल्कि इसी का एक खंड है, वो है डिफ्यूजन। यानी जो पैसिव
पैसिव एब्जॉर्प्शन पौधे में होता है वो डिफ्यूजन यानी विसरण की सहायता से होता है। विसरण का क्या अर्थ होता है इसकी हमने अलग से आपको समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन दे दी है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पानी से भूमि से पानी को प्राप्त करता है। ये पानी जाइलम तक जो पहुंचता है वो एपोप्लास्ट पाथवे के माध्यम से पहुंचता है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है इस पे अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसको भी हमने डिफ्यूजन की तरह ही अलग से ही परिभाषित कर दिया है ताकि इसे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन यानी विस्तरण पर। तो डिफ्यूजन का अर्थ होता है पानी या अणुओं को अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने के प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं। यह आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक बाल्टी है या इसको कोई एक टब मान लो, इस टब में ये दूसरे टब से कनेक्ट है, ये कोई दूसरा टब है ये इससे कनेक्ट है। इसमें एक रोकने के लिए एक बाल लगा हुआ है और इसमें हमने पानी भर दिया और ये बाल को हमने बंद कर दिया। यहाँ मान लो हमने इस वाले एरिया तक पानी भर दिया, ये बिल्कुल खाली है, ये वाला जो टब है ये पूरा खाली है। अब अगर हम इस बाल को खोलते हैं तो क्या होगा, इसमें पानी का ट्रांसफर बिना किसी एनर्जी लॉस या बिना किसी कुछ प्रेशर लगाए ये होता रहेगा। तो इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तब तक होगा जब तक कि इनके दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो डिफ्यूजन में भी यही होता है, जो पौधे की जड़ होती हैं वो सिर्फ एक माध्यम प्रोवाइड करती हैं। यानी जैसे अब मान लो ये पौधे की जड़ हैं, एक मिनट हम आपको समझाते हैं, इसी वाले में हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये पौधे की जड़ हैं और ये पौधे का तना है। अब पौधे की जब जड़ें हैं और जब यहाँ पानी की आवश्यकता है यानी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है और मृदा में पानी उपस्थित है यहाँ पे, तो पौधे में क्या होगा, बिना किसी, जब यहाँ पे पानी अधिक है तो पौधे में ये पानी ट्रांसफर चालू हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ भी बताया है कि पानी का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ तो लेवल बराबर होगा नहीं, क्योंकि जो पानी यहाँ आएगा वो ऊपर पौधे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी डिफ्यूजन का अर्थ यही होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। इसको आप अगर केमिस्ट्री की भाषा में समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप अपने घर में ड्यू का अगर स्प्रे करते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाएगी। उसमें क्या होगा, जो ड्यू की जो अणु हैं वो पूरे घर में फैल जाते हैं। उसमें किसी एनर्जी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो पूरे घर में फैल जाते हैं। तो इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। हम आशा करते हैं डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। ना भी समझ में आया है तो अभी आगे और भी इस पर हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं हम एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे से पहले हम जो रूट सेल्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप रूट सेल समझ लेते हैं तो आपको एपोप्लास्ट पाथवे इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये पांच तरीके के होते हैं, यानी जो 5 तरीके से होकर पानी उसमें ट्रांसफर होकर फाइलम तक लास्टली पहुंचता है। पहला है एपिडर्मिस, पहला है एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स, फिर है एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकिल, उसके बाद जाइलम तक पहुंचता है। यानी 3 सेलों से होकर, 3 सेल नहीं हो तो सेल की मात्रा बहुत होती है, लेकिन 3 टाइप के सेल होते हैं जिनमें पानी को ट्रांसफर होता है। अभी हम इसको आपको एक डायग्राम से समझाते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना क्लियर नहीं है इसलिए हमने एक एक सेल को लिया है। जो रूट होती है उसको सबसे बाहर जो सेल उपस्थित होता है, यानी जो जैसे मान लो ये जो रूट है इसके सबसे बाहरी भाग में जो उपस्थित रहेगा वो रहेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अगर एपिडर्मिस रहेगा उसके बाद उसके अंदर जो सेल उपस्थित रहेंगे वो रहेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद रहेगा एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद रहेगा पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद रहता है जाइलम। लेकिन ये याद रखना, जो एंडोडर्मिस होता है उसकी जो बाहरी लेयर होती है, यानी हम जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें एक स्ट्रिप पाई जाती है जिसे हम कैस्प्रिन स्ट्रिप बोलते हैं। इसका क्या उपयोग है तो अभी हम आपको आगे बताएंगे जब हम एपोप्लास्ट आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इसको समझें। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग ग्रुप के सेल हैं। जैसे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है और ये वाले अलग हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं तो पहले वाले को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। दूसरे, एक मिनट हम यहाँ लिख ही देते हैं आपको, ये वाला जो एरिया है इसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे। यानी जो बाहरी सेल होते हैं सबसे पहले उनको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके जो अंदर वाले सेल होते हैं उनको कॉर्टेक्स बोला जाता है।
और कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आते हैं प्री साइकिल, और प्री साइकिल के बाद जाइलम आता है। जाइलम तक पानी पहुंच जाएगा, उसके बाद जाइलम तो पूरे उसमें जो पौधे का होता है सब पूरे भाग में फैला होता है, वो पूरे भाग में पानी का ट्रांसफर कर देगा। अब बात कर लेते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। अगर ये आपको समझ में भी नहीं आया हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने इसलिए आपको बता दिया कि आपको एपोप्लास्ट पाथवे समझ में आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें जो पानी का ट्रांसफर होता है वो दो सेलों के बीच से होता है, परंतु ये पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और पूर्ण नहीं होती क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉर्टेक्स सेल के बाद ये जो होती है एपोप्लास्ट, ये सेम्प्लास्ट में बदल जाती है। सेम्प्लास्ट क्या होता है इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं, पहले हम एपोप्लास्ट समझ लेते हैं। तो एपोप्लास्ट का हमने क्या डेफिनेशन दी है कि जब एपोप्लास्ट जो होता है वो दो सेलों के बीच में से होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये एपोप्लास्ट है, यानी पानी का ट्रांसफर जो हो रहा है दो सेलों के बीच में से हो रहा है। ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरे में हो सकता है, यानी जहां भी सेल के बीच रास्ता रहेगा यहाँ से इस तरीके से ये पूरे उसमें होता है। कोई जरूरी नहीं है, हमने खाली एक आपको बेसिक एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से होता है, बाकी ये होगा पूरे इस तरीके से। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यानी अगर इससे जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, अगर इससे पानी 2 लीटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एपोप्लास्ट से 20 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पौधा। तो ये बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे इस पर, कोई सिम्प्लास्ट पे। एपोप्लास्ट इसलिए फास्ट होता है क्योंकि ये जो सेल होता है इसके बीच से गुजरता है, लेकिन जो सिम्प्लास्ट है वो एक सेल के भरने के बाद दूसरे सेल तक जाता है। अभी सिम्प्लास्ट पे इतना पे हम आगे बात करेंगे। तो जो एपोप्लास्ट है वो पूरे जो कोशिका होती है उनके बीच से गुजरता है, लेकिन जैसे ही ये एंडोडर्मिस में पहुंचता है तो एंडोडर्मिस में हमने आपको बताया था ये कैपिलेशन स्ट्रिप पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब यहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाएगा तो अब इसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, आगे बढ़ना नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको क्या करता है, ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे एंडोडर्मिस में प्रवेश कर जाता है, और एंडोडर्मिस से ये पेरीसाइकिल में जाएगा, पेरीसाइकिल से ये जाइलम तक जाएगा, जाइलम पूरे एरिया में से ट्रांसफर कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि ये सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है। तो इसमें जो पानी का ट्रांसफर होता है वो दो सेलों के साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से ये होकर होता है। तो इसको भी हम एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं। जैसे अगर आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें पानी, ये वाले जो ब्लू टिक आप देख रहे हैं ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। इसमें क्या होगा, जो पानी आएगा वो डायरेक्टली एकदम ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये होता जब है जब पानी का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। हालांकि ये आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको समझाएंगे। अभी हम एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको ही समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला जो सेल है ये भरेगा। ऐसा नहीं है कि पानी, क्योंकि प्रेशर है नहीं, जब प्रेशर ही नहीं है तो ये एकदम नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये फुल होगा, उसके बाद में ये फुल होगा, उसके बाद में ये फुल होगा, इस तरीके से फुल होकर ये यहाँ तक पहुँचता है। जब आप ही बताओ कि अगर मान लो आपके पास ये कोई बॉक्स है, अगर ये और इसमें पानी कहीं से आ रहा है, अब ये फुल होगा, फिर ये फुल होगा, फिर ये फुल होगा, तो टाइम तो लगेगा। इसलिए इसमें जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हम रूट सेल पे बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती तो सीधा है एक्टिव में एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो पानी का एब्जॉर्प्शन जड़ें करती हैं वो एक्टिव में करते, यानी उस समय वो एक्टिव होती हैं। और जब कोई चीज़ एक्टिव रहेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस विधि में जो पौधे उस समय पानी को ग्रहण करते हैं जब ट्रांसप्रेशन यानी बाष्पोत्सर्जनी क्रिया नहीं चल रही होती, जैसे उदाहरण के लिए रात या बर्फीला क्षेत्र। इस विधि में एनर्जी की आवश्यकता इसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होती है। पौधे बहुत कम पानी इस विधि से ग्रहण करते हैं। तो आइए इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद में हम इसके ऑस्मोसिस पर जाएंगे। तो इसमें पहली बात आप ये याद रखना है कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा ये ट्रांसप्रेशन यानी जब ट्रांसप्रेशन नहीं यानी बाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होगा, ये उस समय ही होगा। और ये बाष्पोत्सर्जन कब नहीं होगा, या तो रात, क्योंकि रात में हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टोमेटा नहीं खुलते हैं, और जब स्टोमेटा नहीं खुलेंगे तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। या बर्फीला क्षेत्र होगा, बर्फीले क्षेत्र में भी जो बाष्पोत्सर्जन होता है बहुत ही कम होता है। यह जो वायुमंडल में नमी ज़्यादा हो तब भी बाष्पोत्सर्जन कम होगा। जब बाष्पोत्सर्जन कम होगा
तो जो ऊपर वाले भाग में हमने बताया था आपको ट्रांसप्रेशन पुल उत्पन्न होता है। अब जब ट्रांसप्रेशन पुल ही उत्पन्न नहीं होगा तो ऊपर खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, जिसे आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो। अब मान लो जो हमने मानव आपको बताया था उसमें मान लो ये कोई मनुष्य है, जैसे मान लो ये कोई मनुष्य का सर है। अब ये क्या करेगा, इस पाइप को अगर इसके मुंह में जाता है तो ये इसमें एक दबाव उत्पन्न करेगा। उस दबाव से क्या होगा, ये जो जूस है ये उसके मुंह में जाने लगेगा। लेकिन अगर मान लो यही व्यक्ति यहाँ मौजूद ना हो और अगर जूस को अगर हमें बाहर निकालना है तो सीधी सी बात है इसमें हमें फोर्स लगाना होगा, क्योंकि हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य को हमने क्या माना था, एक ट्रांसप्रेशन पुल यानी बाष्पोत्सर्जन एक फोर्स माना था। तो उसमें जो व्यक्ति था वो अपने मुंह के दबाव से पानी को जूस को खींच रहा था, परंतु यहाँ तो बाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा है। जब बाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा तो जो ट्रांसप्रेशन पुल है वो भी उत्पन्न नहीं होगा, जिससे अगर हमें पानी ट्रांसफर करना है पौधे की जड़ों से ऊपर को तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगाना होगा, और जब फोर्स लगेगा तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता तो होगी ही, इसमें हमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इस वाली विधि से जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो ना के बराबर होता है। यानी अगर मान लो कोई पौधा 100 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो लगभग 98 लीटर पानी का जो एब्जॉर्ब करेगा वो अपनी पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जो विधि है उससे करेगा। लेकिन अगर 2 लीटर बचा हुआ जो 2 लीटर पानी है उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से जो विधि है इससे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें जो आप ध्यान रखना कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इस विधि से पानी बहुत ना के बराबर ही एब्जॉर्ब करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो पौधे होते हैं वो जड़ों में ऑस्मोसिस यानी परासरण के प्रोसेस से पानी को भूमि से प्राप्त करते हैं। पानी जाइलम सेमोप्लास्ट पाथवे के माध्यम से पहुंचता है। तो इसमें 2 टर्म है, पहला है सेमीप्लास्ट पाथवे और दूसरा है ऑस्मोसिस। सेमीप्लास्ट पाथवे क्या होता है इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हो सकता है उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा इतने अच्छे से, इसलिए हम इसको और एक बार अच्छे से आपको समझा देंगे। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, वो कर लेते हैं ऑस्मोसिस पे यानी परासरण पे। तो परासरण की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें पानी या अणुओं का जो ट्रांसफर होता है वो सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता है, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ है, जैसे आप इसमें समझो, पहले टर्म है इसमें है सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई एक कोश का है तो इसके बाहर एक ये जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं बनी है लेकिन मान लो ये कोशिका है, तो उसकी जो बाहर की लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को हम सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब इससे पानी का ट्रांसफर दूसरे सेल में होगा तो इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जो ये पानी को ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, जिस रास्ते से ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम सेमप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। तो ये किस तरीके से होता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेमप्लास्ट पाथवे होता क्या है, उसके बाद हम इसी में आपको ऑस्मोसिस भी समझा देंगे। जैसे आप ये रेड वाली जो सर्कल, रेड वाला जो एरिया देख रहे हैं, इसमें जो रेड वाला जो एरिया शुरू हो रहा है, जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, ये जो जा रही है सेल के बीच में से होकर जा रही है इस तरीके से। ये यहाँ थोड़ी गलत हो गई, ये सेल के बीच में से होकर जाती है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि खाली एक ही लाइन है, ये बहुत सारे बीच में फैली होती है। जैसे इस वाले सेल से होके जा रही होगी, कोई यहाँ से होके जा रही होगी, इस तरीके से जाती हैं सेल के बीच से। और जब सेल के बीच से होके जाती है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये वाला सेल भरेगा, यानी जो ये वाले सेल हैं सबसे पहले ये वाटर से फुल होंगे, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स है नहीं। तो जब ये वाले फुल हो जाएंगे उसके बाद ये वाले फुल होंगे। यानी पानी इस तरीके से कुछ चलता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सेल हैं, ये कोई बॉक्स मान लो, सेल तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं बना है। तो जैसे अगर मान लो सबसे पहले ये वाला फुल होगा, जब ये फुल हो जाएगा उसके बाद इसमें ट्रांसफर होना चालू होगा। जब ये वाला फुल हो जाएगा उसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा, ये वाला फुल हो जाएगा इसमें। लेकिन इसके बीच में जो एक मेम्ब्रेन आ रही है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, उससे जो पानी का ट्रांसफर होता है उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो सेमीप्लास्ट पाथवे के समय ही होता है। तो इसमें जो पानी का ट्रांसफर होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए पौधे जो होते हैं वो इसका उपयोग तो नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा बोलेंगे जो उसका पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो इससे बहुत कम होता है। यानी हम इसको पहले ही आपको बता चुके हैं, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से लगभग 2 लीटर पानी ही इस विधि से एब्जॉर्ब करेगा।
हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।